Ostwald isolation method. This method is based on the principle that a reactant taken in excess is not going to affect the rate much. Because it is the limiting reagent. Which is going to decide the product. It is the limiting reagent which is going to decide the product. Okay? Got it? अब हमारे पास ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मैथड क्या है? इस मैथड का कहना है कि अगर आपके पास A और B है और ये दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं और हम कहें कि B जो है वो एक्सेस में है, इफ B इज इन एक्सेस, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? इफ दिस इज इन एक्सेस तो आप कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन A, क्योंकि जो चीज एक्सेस में है वो रेट या स्पीड को डिसाइड नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक्सेस रिएजेंट तो रेट डिसाइड करता ही नहीं है, हमेशा कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम कहेंगे जब A एक्सेस में है तो B एक्सेस में है तो A इज गोइंग टू डिसाइड द रेट। तो हम लेंगे रेट इज इक्वल टू K A रेज टू पावर अल्फा। ठीक है, अब मुझे ये समझ आ गया कि A जो है वो रेट डिसाइड कर रहा है। अब मैंने A को डबल किया, डबल द कंसंट्रेशन ऑफ A। अगर मान लो मैं A की कंसंट्रेशन डबल करूं और रेट हो जाए R2 K A रेज टू पावर अल्फा, तो आप बताओ अल्फा निकल जाएगा कि नहीं? अब A की कंसंट्रेशन कितनी हो गई है? डबल, 2A बन चुकी है। अब मेरे पास पहले रेट 1 था K A रेज टू पावर अल्फा, फिर मैंने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, रेट 2 हो जाएगा। अब B तो पिक्चर में ही नहीं है क्योंकि B किस में था? एक्सेस में था, तो हमने B को लिया ही नहीं। ये पॉइंट समझ आ गया? तो आप बताओ इन दोनों एक्सप्रेशन से अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड और नॉट? अल्फा कैन बी नोन। तो हमने क्या किया? हमने A के रिस्पेक्ट में अल्फा कैलकुलेट कर लिया। अब हमें ये क्वेश्चन मिला कि B के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करो। अगर हमें B का ऑर्डर निकालना है तो सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे? नाउ A प्लस B। अब A को एक्सेस में ले लो तो B को कैलकुलेटेड रखा। अब हम कहेंगे B के रिस्पेक्ट में दिस इज प्रोडक्ट, तो आपके पास रेट आ जाएगा रेट 3 विच इज K B रेज टू पावर बीटा। अब आप फिर B को डबल करो, डबल द कंसंट्रेशन ऑफ B, डबल कंसंट्रेशन ऑफ B, तो बेटा रेट R4 हो गया, K B रेज टू पावर, मैंने डबल किया 2B हो गया, 2B रेज टू पावर बीटा। तो आप बताओ फिर से अगर R3 और R4 की वैल्यू हो तो क्या निकल जाएगा? बीटा कैन बी कैलकुलेटेड। हम एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं? किसी एक चीज को एक्सेस में रखते हैं, दूसरे को काउंटेड अमाउंट पे। तो आपने 2 स्टेप्स लिए एक ही रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि आपने A को काउंटेड रखा, B को एक्सेस। फिर B पार्ट में आपके पास आपने क्या किया? A को एक्सेस, B को काउंटेड। फाइनली आप कहोगे अल्फा एंड बीटा आर कैलकुलेटेड, द
Does rate law can be written? तो आप रेट लॉ लिख सकते हो. हाँ जी बेटा. आइसोलेशन का मतलब एक को हमने आइसोलेट कर लिया, बी को इतना ज्यादा डाल दिया कि ए आइसोलेट हो गया. अब सब कुछ ए डिसाइड कर रहा है. ठीक है, यानी एक को एक्सेस पे ले लो तो वो रेट को इफेक्ट नहीं कर रहा. रेट इज डिसाइडेड बाय द सेकंड विच इज नॉट इन एक्सेस. ठीक है, जो बहुत ज्यादा है उसकी तो परवाही नहीं करेंगे ना हम. हाँ जी, नाम है ये पूरे कंसेप्ट में. जैसे किसी ग्रुप ने किसी को डिस्कवर किया किसी मेथड को, तो उसके नाम पे. कार्टून वाला ऑसवाल्ड नहीं. ठीक है, ओके. अब जरा ध्यान से देखो. अगर मान लो मैं 1 मिलियन मॉलिक्यूल, लेट सपोज ऐसे क्वेश्चन है, जरा सोच के देखो. अगर हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 गिव्स वाटर है, अगर इसमें ये मैंने 1 मॉलिक्यूल लिया, दिस इज 1, और ये 1 मिलियन ले लिया. ऑक्सीजन इज 1 मिलियन एंड दिस इज जस्ट 1. तो आप बताओ थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन जो है ये तो थोड़ी देर बाद कम होगा. 1 में से कुछ रिएक्ट कर गया. मान लो 1 में से ये X रिएक्ट किया, दिस इज 1 माइनस X. ये आपके पास है 1 मिलियन 10⁻⁶. तो बताओ 10⁻⁶ माइनस क्या होगा, बोलो. 1/2x. ये सब बता गया. क्योंकि अगर ये अल्फा रिएक्ट करेगा तो ये अल्फा/2 रिएक्ट करेगा. ठीक है, ये सब बताया. आप बताओ 10⁻⁶ माइनस 1/2x. आंसर 10⁻⁶ ही नहीं रह जाएगा ऑलमोस्ट. ठीक है, ये कितना आएगा, 10⁻⁶ ही रह जाएगा. क्योंकि 10⁻⁶ में से आपने 1/2x, x वैसे छोटी सी वैल्यू है, तो उसे माइनस करोगे तो 10⁻⁶. 1 मिलियन में से 1 रुपी या 0.1 रुपी माइनस करने का क्या मायने है, कुछ मतलब नहीं है. इट मीन्स ये ऑलमोस्ट क्या हो गया, कांस्टेंट. ये पॉइंट समझ आ रहा है. तो जो रिएक्टेंट हम एक्सेस में लेते हैं उसमें कोई चेंज हो ही नहीं रहा होता. यानी अगर चेंज हो भी रहा है तो नजर ही नहीं आ रहा. तो हम कहेंगे जो हमने एक्सेस में लिया था उसमें जो कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा था विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज निग्लिजिबल. वो इतना कम था कि हमें रेट पे उसका कोई इफेक्ट नजर ही नहीं आ रहा था. ये कंसेप्ट है. एक्चुअल में हम एक्सेस में लेने के बाद ये सोच रहे हैं कि अगर कोई चीज एक्सेस में ले ली तो उसमें से 0.01 रिएक्ट कर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, उसको कांस्टेंट मान लो. और जब वो कांस्टेंट ही है तो कांस्टेंट होता है, कैंसिल आउट हो जाता है. क्लियर. ये आपके पास था एक कंसेप्ट ऑस्वाल्ड आइसोलेशन मेथड का. लिखो जी, अगला पॉइंट लिखो. A reactant taken in excess, a reactant taken in excess. लिखो a react, इसी मैथड में लिखोगे. A reactant taken in excess is not going to change its concentration. Is not going to change its concentration by a large fraction. Therefore, its concentration remains constant. Therefore, its concentration remains constant. And hence will not affect the rate as such. कि जो चीज कांस्टेंट है वो किसी रेट को क्या इफेक्ट करेगी. आप बताओ, अगर हमारे पास A, B, C 3 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. पहली बार मैंने A को एक्सेस में लिया, B को भी एक्सेस में लिया, तो रेट कौन डिसाइड करेगा, C. तो आंसर आ जाएगा रेट के C⁻⁴ गामा. अब बताओ, अगर A को एक्सेस में ले और C को एक्सेस में ले और B को 1 ले लिया, तो अब रेट किसके इक्वल आ जाएगा, Kb⁻⁴ बीटा. Now if it is excess B, excess C, this is counted 1, तो रेट क्या आ जाएगा, Ka⁴ अल्फा. जब हमने तीनों निकाल लिए तो अब हम कहेंगे अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया। कंसेप्ट समझ आ गया? दिस इज ऑल अबाउट सिक्स्थ मेथड फॉर गेटिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग वी हैव, दिस इज नॉट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपके पास है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एक छोटा सा, सूडो ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर या सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। मैं हेडिंग लिख रही हूं सूडो ऑर्डर रिएक्शंस, और इसमें फर्स्ट हेडिंग है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही दिया हुआ है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ये ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन मेथड का या आइसोलेशन मेथड का ये एक डिराइव्ड वर्जन था, इसलिए मैंने इसको ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन मेथड के बाद में कराया। हाँ नहीं, बताती हूँ, लिखो आप जरा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन order of reaction is sometimes can be changed by the conditions. नहीं, आप लिखते चलो, हमें हाँ अभी आप लिखते जाओ, इसके नीचे लिखोगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर के नीचे, ठीक है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी sometimes can be changed by conditions, experimental conditions, ठीक है? Sometimes can be changed by conditions, लिख लिया? And after the changed conditions, if order is found to be 1, it will be named as pseudo first order. After the if the order is found to be 1, changed conditions. Changed by conditions, and after the changed conditions. After the changed conditions, if order is found to be 1, reaction will be named as pseudo first order reaction. For example, एग्जाम्पल समझ लोगे तो आपको जल्दी समझ आना है कि आपने कर लिया ये टॉपिक। देखो जरा, ये एक रिएक्शन है, दिस इज अ रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। इसका रेट हमारे पास है K A रेज टू पावर अल्फा B रेज टू पावर बीटा, ठीक है? और एक्सपेरिमेंटली K A रेज टू पावर 1 B रेज टू पावर 1 लेट दिस रिएक्शन। अब मेरे पास ये आंसर आ रहा था, यानी ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर, ठीक है? ये हमारे पास एक रिएक्शन था। नाउ B इज टेकन इन एक्सेस। अगर मैं B को एक्सेस में ले लूं तो आपके पास क्या आ जाएगा? रेट K A रेज टू पावर 1 B is now in excess। जो चीज एक्सेस में होती है वो रेट को इफेक्ट नहीं करती, तो आप कहोगे B is in excess, therefore order with respect to B is 0। तो आपके पास ये जो बीटा की वैल्यू है, ये तो अल्फा ही था, ये बीटा था, तो आप कहोगे अब आपका आंसर आया K A रेज टू पावर 1 B रेज टू पावर 0 आ गया। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो आप कहोगे नाउ इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब वही सेम रिएक्शन आपको क्या नजर आने लग गई? फर्स्ट ऑर्डर। इट मीन्स एक ही रिएक्शन, एक सेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं,
उस रिएक्शन में जब तक तो आपने ए और बी दोनों को काउंटेड अमाउंट पे रखा तो सेकेंड ऑर्डर थी वो, ठीक है। अगर हम ए और बी को एक्सेस में नहीं लेते तो अल्फा प्लस बीटा 1 + 1 2 ऑर्डर आ था। ऑर्डर इज कमिंग टू बी 1 + 1 इट इज 2, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उसको बी को एक्सेस में दिया, ए को काउंटेड रखा। जो चीज एक्सेस में होती है वो कांस्टेंट बन जाती है, तो ये ऑर्डर ये कांस्टेंट बन गया। जब ये कांस्टेंट है तो बेटा कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट के डैश। हम कहेंगे कांस्टेंट के डैश हो गया, यानी के की वैल्यू के डैश बन चुकी है और ए रेज़ टू पावर क्या आ गया 1। अब ये फर्स्ट ऑर्डर आ रही है, क्या ये सच में फर्स्ट ऑर्डर है या कंडीशंस की वजह से फर्स्ट ऑर्डर है? कंडीशंस की वजह से फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया सूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसलिए इसको कहा गया सूडो मीन्स फॉल्स, तो नाउ इट इज नेम्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, अगर मान लो मुझे कहा जाए कि व्हाट इज के डैश, तो के डैश हो जाएगा के इंटू बी, ठीक है, रेज़ टू पावर सम कांस्टेंट सम वैल्यू। लेकिन होगा क्या बेटा, आप तो के डैश निकाल पाओगे, वो आपसे के पूछेंगे। तो अगर आपके पास के डैश हो तो के कैसे निकालोगे? के डैश इज इक्वल टू के इंटू बी, ठीक है। तो के आ जाएगा के डैश बाय बी। व्हाट इज के डैश? अगर आपसे कहा जाए के डैश क्या है, तो के डैश है के इंटू बी कंसेंट्रेशन, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि के निकालो तो के डैश आपके पास है, बी से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। हाँ जी, हाँ, रेट्स यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना, जब इन दोनों डिसाइड कर रहे हैं, दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं। जब एक एक्सेस में हो जाएगा तो रेट जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो रेट इज गोइंग टू चेंज। रेट तो चेंज होता है ना जब ए बी इनको चेंज करते हैं, जैसे से उसमें कोई भी चीज एक्सेस में कहाँ दी थी, वो तो मैंने काउंटेड अमाउंट पे दिया था और रेट की वैल्यूज दे दी थी मैं आपको। हाँ जी, के डैश जो है वो के इंटू बी होगा। देखो के डैश किसके इक्वल है? के इंटू बी, ठीक है। अगर मैंने आपसे के डैश की वैल्यू दे दी तो के आपको निकालना है तो बी से डिवाइड कर देना। मुझे के निकालना है ना, के डैश थोड़ा निकालना है, के डैश तो निकल ही जाएगा। नहीं, रेट सेम नहीं आ सकता, रेट तो कंडीशंस पे डिपेंडेंट टर्म है ना, रेट तो एक कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे आप कंडीशंस चेंज करोगे रेट में तो बदल ही जाना है। आप 0.1 से 0.2 पे आओगे तो भी रेट बदल जाएगा। हाँ जी बेटा बोलो। एक्सेस का मतलब है शुरू में ही इतना ज्यादा डाल दो कि उसको बढ़ाने का मतलब ही ना बताओ। ये ऐसी बात है ना, ऐसे सोच के देखो कि आपको मैंने कहा कि हमारे पास 1000 लीटर पानी है घर में, ठीक है। 1000 लीटर अगर पानी हो और मैंने आपसे कहा कि मुझे 1 कप चाय बनानी है, तो आप बताओ चाय बनाने के बाद आप क्या कहोगे कि 1000 लीटर में से 1 लीटर कम हो गया। 1 कप चाय में कितना पानी लगेगा? हार्डली आधा कप लगेगा, 1 लीटर तो लगता ही नहीं है। तो 1000 लीटर को क्या फर्क पड़ा, वो तो उतना ही रहा, एक्सेस में रहा, ठीक है। तो जो चीज एक्सेस में है वो कमी नहीं हो रही, हम कह रहे हैं जो एक्सेस में था वो कांस्टेंट है। एक्सेस का मतलब है कि आपने इसकी पावर जो मर्जी हो, लेकिन ये एक्सेस में है, इसमें कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट ही बना दिया। जो भी इसकी पावर है ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। हाँ बेटा, ऑसवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड समझ आ गया और सूडो फर्स्ट ऑर्डर समझ आ गया। चलो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, राइट आओ बोलो। इसमें एग्जाम्पल लिख लो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर में एग्जाम्पल्स लिखो जरा। तो इसको लिख लेगा, ये तो एग्जाम्पल था, ही एक्सप्लेनेशन थी। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ
एस्टर्स इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन देखो, RCOOR डैश प्लस वाटर, वी गेट RCOOH प्लस R डैश OH। इसमें वाटर जो है वो एक्सेस में है, तो आप समझ सकते हो कि इसमें एस्टर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। रेट इज इक्वल टू KRCOOR डैश रेज टू पावर 1 और वाटर रेज टू पावर क्या हो जाएगा, ये क्योंकि एक्सेस में है तो आपने इसको क्या मान लिया, कांस्टेंट। ठीक है, वाटर के रिस्पेक्ट में जो भी ऑर्डर है उसको हम इग्नोर कर देंगे, विल टेक दैट एज कांस्टेंट। ठीक है, दोबारा देखते हैं। अनदर एग्जांपल इज हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। अगर हम C12H22 इसी चल रहे हैं, प्लस वाटर एकदम से C6H12O6 प्लस C6H12O6। फिर से वाटर किस में लिया जा सकता था, एक्सेस में लिया जा सकता था, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी इसमें भी रेट क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू K डैश C12H22O11 रेज टू पावर 1। समझ आया? हाँ जी चल, अब पहले क्योंकि हमारी क्लास का टाइम हो रहा है, एक छोटा सा टॉपिक सिर्फ आपने सुनना ही है। दिस टॉपिक इज नॉट टू बी रिटन। काइनेटिक्स ओवरऑल तो वैसे